ये बताइए सर, ये उपाय कितने दिनों तक करने चाहिए? क्या आजीवन करते रहना चाहिए? उपाय का यही एक फायदा है कि जब कोई ग्रह अशुभ चल रहा है उसकी एक अवधि है। वैसे तो साधारण तौर पे 41 से 43 दिन करे जाते हैं लगातार 41 से 43 दिन अगर किसी ग्रह का उपाय कर दिया जाता है तो उस ग्रह का अपना स्थिति दोष जन्मपत्र का दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है वो करते हुए। लेकिन अगर आप लगातार 41 दिन नहीं कर सकते हैं तो प्रति सप्ताह कर सकते हैं कि सप्ताह में एक मर्तबे कर दें। इसके लिए भी कोई दिन निश्चित नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बृहस्पति ग्रह का उपाय बृहस्पतिवार को ही किया जाएगा। वो जिस दिन आपको फुर्सत मिलती है आप बृहस्पति ग्रह का उपाय रविवार को कर सकते हैं कि रविवार को आपको छुट्टी हुई तो आप रविवार के दिन कर दीजिए। यह है कि उपाय सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में किया जाए, जब तक कि विशेष रूप से उल्लिखित ना हो उसका समय, वरना सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किया जाते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि एक दिन में 2 ग्रह का उपाय नहीं करते हैं, 2 ग्रहों का उपाय नहीं करते हैं। ये सामान्यतः इसको अवॉइड किया जाता है कि वरना विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये एक वो चीज होती है। लाल किताब में क्या है, ग्रह का फल है, ग्रह के फल से संबंधित है कि ग्रह का फल शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है। अगर उस ग्रह का फल अशुभ है तो उपाय से उसको शुभ किया जा सकता है। ये व्यवस्था लाल किताब में वो है जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से फर्क है। नंबर 2, उपाय चूंकि बहुत सस्ते होते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत कठिन उपाय बताए जो वो नहीं कर सकता है तो आपका उपाय बताना भी व्यर्थ हो गया। और अगर उपाय आसान है जिसको आदमी बड़े आसानी से निभाते हुए कर सकता है तो उसका लगातार करते रहने में उसको उसका लाभ मिलता है, निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इसका लाभ मिलने का जो पीछे कारण है वो ये भी हो सकता है कि सबसे पहले किसी भी ग्रह का जब उपाय करता है व्यक्ति तो सबसे पहला असर उसका उसके अपने ही मस्तिष्क में पड़ता है। क्यों, लाल किताब के अनुसार हर आदमी के मस्तिष्क के 42 डिपार्टमेंट हैं, 42 विभाग हैं उसके, और जन्मपत्र के 12 स्थानों से उन 42 विभागों का संबंध है। 12 स्थानों और ग्रहों से चूंकि उन विभागों का संबंध है तो उससे संबंधित जब उपाय किया जाता है तो सबसे पहला असर व्यक्ति के दिमाग पे अपने पड़ता है। क्योंकि सामान्य रूप से आपने सुना होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है, प्रतिकूल समय चलता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रमित होती है और वो ऐसे कुचक्र में फंस जाता है कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसे अगर सही सलाह दे वो भी उसकी समझ में नहीं आती है। उपायों द्वारा वो इस स्थिति से बाहर निकलता है क्योंकि उपायों का असर उसके दिमाग पे पड़ता है और लगातार उपाय करने से उसके दिमाग में अपना पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है और उसके मस्तिष्क में निर्णय लेने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता और समझ आ जाती है। इतना हो जाने के बाद उसके कर्म जो हैं वो सही, उनकी दिशा सही होती है। जब दिशा कर्म की सही होती है तो उसका फल भी सही होता है। तो ये उपाय का पूरा असर है व्यक्ति के। उपाय में एक और वो है कि अगर उपाय व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता, जैसे अगर कोई व्यक्ति रोगी है, बीमार है, अस्पताल में पड़ा है, जो उपाय के लिए ना मंदिर जा सकता ना नदी पे जा सकता है, तो उसका रक्त संबंधी, उसका माता पिता या उसका सगा भाई उसके बिहाफ पे उपाय कर सकता है। वो उपाय कर दे, उस रोगी को बता दे कि हमने तुम्हारे बिहाफ पे ये उपाय कर दिया। अगर संभव हो तो उपाय वाली वस्तु उसके हाथ से ले ले, वो जाके नदी या मंदिर में दान कर दे, वो हो है, क्योंकि उसका फिर भी फल जो है उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। और उपाय की एक तो चूंकि आसानी से किए जा सकते हैं सब कुछ करते हुए, इसका कर्म की दिशा सही होती है और कुछ ना होगा तो उपाय से कम व्यक्ति की रक्षा बनी रहती है। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि अस्पताल में जो व्यक्ति है तो उसके लिए कैसे उपाय संभव होएगा या उसके रोग में कैसे फायदा होगा। तो ऐसा देखा है करते हुए कि जैसे एक हमारे रिश्तेदार थे, उनकी लड़की एडमिट थी और उसकी डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रही थी क्या है, और
लगभग डॉक्टरों ने और उनने मान लिया था कि इसका बच पाना मुश्किल है। अंत में जब कुछ नहीं हुआ तो वो आए मेरे पास कि उसके लिए उपाय है, तो मैंने भी सोचा कि भाई ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जा सकता है। लेकिन सिद्धांत रूप में जो उपाय उसकी जन्मपत्र के हिसाब से बनते थे, क्योंकि वो नहीं कर सकती थी, तो उसके माता पिता को कहा कि ये आप उपाय करें जाके। और उपाय करने के बाद 10 दिन के बाद वो घर पे आ गई। तो हमने सोचा कि यह कैसे हुआ, तो उनके माता पिता ने बताया कि आपके जो उपाय बताए थे मैंने किए, उसके बाद जो डायग्नोसिस 1.5 महीने से नहीं हो पा रही थी, डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या रोग है, वो उनको पता लग गया। वो डायग्नोसिस हो गई तो उसको दवा मिल गई तो वो ठीक हो गई, वो घर पे आ गई। तो इससे ये समझ में आता है कि उपाय करने से बुद्धि, सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पे होता है, व्यक्ति की अपनी बुद्धि या उससे संबंधित बुद्धि की। यानी अगर आप रोगी हैं तो उपाय करने के बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका दिमाग और डॉक्टर का दिमाग दोनों सही चलेंगे, डायग्नोसिस सही होएगी, आपका बताना सही होगा, आप परहेज ढंग से करेंगे या जो कुछ करेंगे और आप निरोगी होंगे। तो उपाय से रोग में सहायता मिलती है। उपाय दवा का काम नहीं करते हैं, लेकिन इससे आपको लाभ मिल जाएगा, उसका दवा आपकी असर करने लगेगी। दूसरे उपाय से एक ये भी होता है कि कोई भी व्यक्ति का कोई काम है, किसी डिपार्टमेंट में है, कहीं भी है, और उस काम को ये सोचता है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अगर उसके दिमाग में 4 प्रकार से वो काम हो सकता है तो ये तो व्यक्ति की सीमा है उसके दिमाग की। लेकिन जब विधाता कोई काम को बनाने पे आता है तो वो उसके पास 10 रास्ते हो सकते हैं, 6 ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे एक रिश्तेदार थे जिनको एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी थी, जिसके लिए बैंक से लोन लेना था, और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जहाँ रहते थे तो वहाँ की बैंक ने कहा कि आप जो है उस कस्बे वाली तहसील वाली ब्रांच पे जाइए जहाँ पे आपकी फैक्ट्री पास में लगी हुई है, हम यहाँ से लोन, टर्म लोन और आपको लिमिट सीसी नहीं देंगे, आप वहाँ पे संपर्क करिए। तो उन्हें चूंकि आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि रोज रुपए का लाना ले जाना घर से या वो करते, वो वहाँ से संभव बड़ी मुश्किल होती, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बन जाता कि हमारा लोन यहाँ से हो जाता, और वो तो होने का कोई तरीका नहीं। तो मैंने उनको उपाय बताए, उपाय उन्होंने किए। उसके बाद एक दिन आए कि सब काम बन गए। तो हमने कहा कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि वो जो कस्बा था जहाँ से की ब्रांच से उनका लोन हुआ, जिस ऑफिसर ने उनका लोन किया उसका ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ब्रांच में हो गया। तो उसने फिर इनसे कहा कि हमने इतनी मेहनत करी है आपके लोन पे, तो अब इसे ऐसे तो नहीं जाने देंगे, आप ऐसा करिए, एक एप्लीकेशन दीजिए कि हमारा लोन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया जाए। और ने एप्लीकेशन दी, उसका लोन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो गया, जो कि व्यक्ति चाहता था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हो, जहां उसका घर है, जहां डेली वो वहां से पैसा निकाल के फैक्ट्री जा सकता है या वो कर सकता है। तो हमने उससे पूछा व्यक्ति से कि क्या आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? तो उन्होंने कहा ये तो कभी दिमाग में नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसके माने उपाय से अगर विधाता आपके अनुकूल हो जाएं तो फिर किसी काम को बनने के वो रास्ते निकलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी। तो इस प्रकार से चीजें उपायों से हो जाती हैं। ये एक मतलब कभी कभी उपाय चमत्कारिक भी हो सकते हैं, हमेशा ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपायों का प्रभाव एक तो तुरंत नहीं होता है, जैसे लोग कह दिया करते हैं। उपायों के प्रभाव में समय लगता है, इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि आपका जो पहले की संचित कमियां या आपके द्वारा जो रोड़े आपने अपने रास्ते में डाल रखे थे, पहले तो वो साफ होएंगे, रास्ता बनेगा, उसके बाद वो काम बनेगा, तो उसमें समय लग जाता है उपायों करते हुए एकदम से। लेकिन कभी कभी उसके प्रभाव चमत्कारिक भी हो सकते हैं। राज दरबार का कारक सूर्य होता है, यानी सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकेदारी, सरकार से संबंधित कोई काम का कारक ग्रह सूर्य होएगा। सूर्य ग्रह का उपाय हेतु वस्तु सबसे उत्तम है, सूर्य ग्रह का धातु तांबा है, और राज मुद्रा यानी कि सिक्का, वो उसका संबंध राज दरबार से है, यानी तांबे का पैसा सूर्य ग्रह का पूरा प्रतीक हो गया राज दरबार के मामले में। इससे ये आशय निकलता है
कि अगर किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी या सरकारी काम में कोई बाधा आ रही है जी, तो वो नदी में तांबे का पैसा डालना हर एक रोज डालना शुरू कर दे, तो उसके उस बाधा में निराकरण में बहुत मदद मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी। अगर तांबे के पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है तो इसलिए सूर्य की दूसरी वस्तु गुड़ होती है, वो गुड़ की छोटी भी डली नदी में डाल सकता है, पुल पर से ही डाल देना है वो करते हुए। और मात्रा इसमें कोई मायने नहीं रखती है कि गुड़ ज़्यादा है या कम है, थोड़ी सी डली भी उपाय का काम कर जाएगी। तो ये सूर्य का उपाय करने से आपको राजदरबार और आपके स्वास्थ्य में मदद मिल सकती है। तो इसके लिए जन्मपत्र की भी आवश्यकता नहीं है, बगैर जन्मपत्र के भी व्यक्ति कर सकता है समय आने पे। उपाय हेतु हर ग्रह से संबंधित देवता होते हैं, जैसे सूर्य के देवता विष्णु हैं, चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, इसी प्रकार से अन्य सभी ग्रहों के। तो किसी ग्रह के उपाय है तो उस देवता की पूजा करना भी एक उपाय माना जाता है। दूसरे, उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं होती हैं, जैसे बृहस्पति से संबंधित चने की दाल, हल्दी की गांठ, केसर, इन वस्तुओं के प्रयोग से उस ग्रह का उपाय किया जाएगा। किसी अन्य ग्रह की वस्तु से किसी ग्रह का उपाय नहीं हो जाता, जैसा लोग बता दिया करते हैं, कुछ भी बता दिया कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, जिसका संबंध उस ग्रह से है ही नहीं, वो सब व्यर्थ आ जाएगा। इसीलिए लाल किताब के उपाय जो हैं बहुत काम आते हैं, इनका निश्चित फल हुआ करता है, क्योंकि ये ग्रह से संबंधित वस्तु के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर ग्रह से संबंधित रिश्तेदार होते हैं, जैसे मंगल का रिश्तेदार भाई है, बृहस्पति के रिश्तेदार पिता और बाबा हैं, शुक्र का रिश्तेदार पत्नी है, बुध के रिश्तेदार बहन और बुआ हैं वो करते हुए। तो इन रिश्तेदारों की सेवा करना, उनसे अच्छे संबंध बनाना, अगर वो बड़े हैं तो उनके पैर छूना, ये भी उस ग्रह का उपाय हो जाता है। जैसे कि चंद्रमा ग्रह का सर्वोत्तम उपाय है कि बूढ़ी औरतों के पैर छू के आशीर्वाद लेना। उसके बाद ग्रह से संबंधित जानवर हैं, जैसे केतु का जानवर कुत्ता है, शुक्र का जानवर गाय है, गाय को भोजन देंगे, शुक्र ग्रह से संबंधित बातों में आपको लाभ होगा। केतु से संबंधित है जानवर है कुत्ता, कुत्ते को आप भोजन देंगे तो केतु कारक है आपकी संतान का, केतु कारक है रीढ़ की हड्डी का, कमर का, पैरों का। अब कुत्ते की सेवा करना यानी केतु के उपाय से आपको आपकी संतान की रक्षा होगी, आपकी रीढ़ की हड्डी या उसमें कमर में कोई प्रॉब्लम है उसमें फायदा होगा। फिर ग्रह से संबंधित वृक्ष होते हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह से संबंधित वृक्ष है पीपल, चंद्रमा ग्रह से संबंधित वृक्ष है बरगद। चंद्रमा का उपाय है तो आप बरगद पे जल चढ़ाइए, बृहस्पति के उपाय है तो आप पीपल पे जल चढ़ाइए। और चूंकि ये उपाय कोई पूजा नहीं होते हैं तो इसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि आप स्नान करे हों, नहाए धोए हों, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर बरगद पे जल चढ़ाना है आपको, आपके हाथ में बाटल है जिससे आप पानी पी रहे हैं, आप उस बाटल से भी जल चढ़ा सकते हैं। बेहतर है कि आप शुद्ध अवस्था में चढ़ाएं, लेकिन अगर शुद्ध अवस्था में नहीं चढ़ा सकते हैं तो भी आप अगर जल चढ़ा देते हैं तो उपाय हो जाता है। उपाय करने से कर्म फलीभूत होते हैं, कर्म फल देते हैं, कर्म का जो फल है वो शुभ होता है। और तीसरी बात, उपाय करने से रक्षा बनी रहती है, व्यक्ति की रक्षा बनी रहती है। और उपाय करने से व्यक्ति से संबंधित बातें एक लिमिट से, एक हद से ज्यादा खराब नहीं होती हैं, यानी एक तरीके से मैनेजेबल लिमिट के अंदर ही खराब होती हैं, जिनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता उपाय के बाद की स्थिति बिल्कुल आपके कंट्रोल के बाहर हो जाए कि आप उसको कोई सुधार कर ही ना सकें, ऐसा नहीं हो सकता।